नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं और यह कैसे कैसे वर्कआउट होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर होती है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हर किसी लेयर का अपना अपना पर्पज है। सबसे पहले इनकी हाइट माप लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर है, इसकी हाइट यदि पोल से देखी, पोल से है 8 किलोमीटर, पोल से 8 किलोमीटर है। और यदि बात करें इक्वेटर से, इक्वेटर पर है ट्रोपोस्फियर, इक्वेटर पर हाइट है 18 किलोमीटर। यदि दोनों की एवरेज मानी, एवरेज है 13 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट इसके ऊपर माने 13 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक पड़ता है स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद है मीसोस्फियर। मीसोस्फियर की जो हाइट है वह है 85 किलोमीटर तक, अप टू 85 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं थर्मोस्फियर की। थर्मोस्फियर की हाइट है लगभग, ये कल देखा है, 400 किलोमीटर तक ही थर्मोस्फियर है। और 400 किलोमीटर से आगे तक ये एक्सोस्फियर पड़ता है। 400 से आगे तक जितना पड़ेगा ये सारा पड़ेगा एक्सोस्फियर। ठीक है। अब एक चीज़ टेम्परेचर पर भी नज़र डाल लेते हैं। टेम्परेचर का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले ग्राफ मान लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर समझाएंगे, नेक्स्ट पेज पर एक ग्राफ है, देखो ये रहा। इसके अंदर 5 लेयर बनाएंगे। ये टेम्परेचर है और ये हाइट है। शुरू में क्या होगा, शुरू में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, पहली ट्रोपोस्फियर, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दूसरी लेयर में टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा। कहाँ तक, ट्रोपोस्फियर के बाद है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही क्या पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे बोला जाता है ओजोन लेयर। ठीक है। उसके बाद बात आती है मीसोस्फियर की। मीसोस्फियर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। सबसे कूलेस्ट जो लेयर है वो मीसोस्फियर ही है। मीसोस्फियर, मीसोस्फियर के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि बढ़ता ही रहेगा। मीसोस्फियर के बाद है थर्मो, थर्मो के बाद है एक्सोस्फियर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। सबसे ट्रोपोस्फियर कौन सा एरिया पड़ता है, ट्रोपोस्फियर वाला जो ये वाला एरिया ट्रोपोस्फियर का है, और ये वाला एरिया स्ट्रेटोस्फियर का, ये वाला मीसोस्फियर का, फिर थर्मो का और एक्सो का। ये टेम्परेचर चल लिख ही देते हैं यार। टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेटोस्फियर में फिर बढ़ेगा, मेसोस्फियर में सबसे ज़्यादा कम होगा। यदि कूलेस्ट लेयर की बात करें है कौन सी, मीसोस्फियर, ये वाला एरिया। उसके बाद थर्मोस्फियर में बढ़ेगा और एक्सोस्फियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात थी टेम्परेचर्स की। अब इनकी सारी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के अंदर एक्टिविटी होती है कौन सी, यहाँ पर एरोप्लेन, एरोप्लेन तो नहीं उड़ते, एरोप्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। ठीक है। तो वही गलती देखा इन्होंने। यहाँ पर ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब रेनफॉल होती है, बारिश होती है, यहाँ पर बादल होते हैं। किसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, केवल ट्रोपोस्फियर के अंदर। आगे लिख करके बता देते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होगा, इसकी हाइट लिखते थे। इसकी हाइट होती है 8 से लेकर के 12 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पोल्स के ऊपर है और 12 किलोमीटर इक्वेटर्स के ऊपर। यदि दोनों की एवरेज माने, एवरेज है कितनी, 8 इधर यार, 18 है इधर इक्वेटर में।
इक्वेटर पर 18 है, 8 और 18 है इक्वेटर के ऊपर। और एवरेज माने, एवरेज है कितनी 13 किलोमीटर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना कौन सी, वेदर फिनोमिना कौन सी है, रेनफॉल, क्लाउड, स्टॉर्म, ये सभी यहीं पर होते हैं। क्लाउड, रेन, क्लाउड माने बारिश, वर्षा, जो वेदर जो वाले फिनोमिना है वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही हो गए। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ पर कितना डिक्रीज होगा वो भी ले लेते हैं। टेम्परेचर 165 मीटर की हाइट पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि 1 किलोमीटर हाइट पर जाया जाए तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी हाइट के साथ टेम्परेचर रिड्यूस होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और आर्गन पाई जाती है 0.9%, और CO2 जो है CO2 पाई जाती है मात्र 0.036%। इतनी ही CO2 यहाँ पर मिलती है ट्रोपोस्फीयर के अंदर। सो ट्रोपोस्फीयर के अंदर एक चीज़ होती है, यहाँ पर होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अब आप पूछ रहे हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो हीट होती है, हीट ट्रैप हो जाती है। दर्द जो सन से लाइट आती है वो ट्रैप नहीं होती, वो लेस वेवलेंथ होती है। जब वो धरती से टकरा करके वापस जाती है ना तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इस वजह से ज़्यादा वेवलेंथ वाली एटमोसफियर द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, ट्रोपोस्फियर द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें हमको हो सकती हैं। तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला गया कि अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना, क्योंकि इसके ग्लेशियर पिघलने की समुंदर का लेवल बढ़ेगा और समुंदर के किनारे जो भी सिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यही है बस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब गैसों की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है H2O2 माने वाटर वेपर। H2O2 का फार्मूला है वाटर वेपर, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, मैथेन है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। N2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नहीं आएगा, N2 आएगा। और ओजोन्स और सल्फर डाइऑक्साइड भी किसका कारण है, ये भी ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अल्बेडो की। अल्बेडो क्या होता है, अल्बेडो का मतलब होता है प्रोपोर्शनल ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड। जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसे ही अल्बेडो बोलते हैं। लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी जो सबसे चमकदार होगी, मतलब आइस। बर्फ़ जितना ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व नहीं करती, बर्फ़ सबसे ज़्यादा लाइट अगर रिफ्लेक्ट करती है, सो अल्बेडो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, आइस के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे हीट बजट के बारे में। हीट क्या कैसी है, हीट यदि सूरज से 100% हीट आती है तो उसमें से 30% तो एटमॉस्फेयर से बाहर ही समाप्त हो जाएगी। बची जो 70% है, 70% के अंदर भी जो 23% होगी वही एब्जॉर्ब होगी, जबकि बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी जो ये वाली 30% है इन्वायरमेंट से बाहर, मैंने हमारे जो सोलर अर्थ का जो इन्वायरमेंट है इससे बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कुछ तो अर्थ से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी और कुछ एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन केवल 23% ही लाइट अर्थ के ऊपर जो आती है वो ऑब्जॉर्ब होती है। तो ऑब्जॉर्ब कौन करेगा, ऑब्जॉर्व करता है क्लाउड प्लस हमारा एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर ही
23% लाइट को, हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और इसे ही बोला जाता है हीट बजट। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या चीज़ होती है? पेजेस कम तो नहीं है यार, शायद बहुत है। टेम्परेचर इन्वर्जन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, और हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। देखो, हमने एक बात पढ़ी थी ट्रोपोस्फियर के अंदर कि जो नीचे है, नीचे तो क्या है, हीट ज़्यादा है, ऊपर जाकर के टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। यदि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर जाकर के हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बादल है तो बादल के अंदर आइस जो जमती है, आइस जमने का एक कारण और होता है, वो होता है चार्जेस पार्टिकल। जो बादलों के अंदर चार्ज होते हैं ना, अब बादलों के अंदर चार्ज कैसे, जो एक बादल है, बादलों की अलग अलग लेयर होती है, वो यदि यहाँ की एयर इस तरफ जा रही है और इससे ऊपर की एयर इस तरफ फ्लो हो रही है, तो दोनों के बीच में होगा घर्षण, और घर्षण की वजह से पैदा होगा चार्ज। जो स्टैटिक्स चार्ज के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, यदि एक चीज़ के दूसरी चीज़ रगड़ा जाता है तो कागज़ वगैरह अट्रैक्ट करती है, तो इसी टाइप से चार्ज बनाता है बिजली, और बिजली के कड़कने की वजह से ही यहाँ पर आइस या ओले वगैरह बनते हैं, हेल बनते हैं, और जो हेल धरती पर आकर के बाद में गिर जाते हैं। तो ये ऐसा भी कंसेप्ट है। अब यदि टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन में टेम्परेचर का उल्टा होना, यानी धरती के पास तो मान लेते 25 है, उससे ऊपर जा कर के 28 हो जाए या 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि ऊपर की लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होना और नीचे की लेयर में टेम्परेचर कम होना, इसी कंसेप्ट को बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। सो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण क्या होगा? इसके कारण होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या मृग तृष्णा बोलती हैं, वो भी टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ही होती है। क्योंकि TIR का जो कंसेप्ट है, यदि कोई लाइट डेंसर मीडियम से, किसमें, डेंसर मीडियम से आती है लोअर मीडियम के अंदर, तो वह लाइट उसी मीडियम में भी बाद में रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यह TIR का कंसेप्ट है, टेंशन से जब रेयर मीडियम में आती है तो इतना हम डीपली नहीं जाएंगे। इस टेम्परेचर इन्वर्जन का सिंपली मतलब है कि टेम्परेचर का उल्टा होना। धरती के पास जो हमारी अर्थ है, अर्थ के पास यदि ज़्यादा है तो अर्थ से ऊपर टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होना। एक्चुअली टेम्परेचर हम कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नीचे वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, इसे बोलेगा टेम्परेचर इन्वर्जन। इसे कारण बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कई बार जो क्लाउड्स हैं वो नीचे ही बन जाते हैं, जैसे धुंध वगैरह जो बन जाती है, ऊपर नहीं चल जाती, क्योंकि ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर है, नीचे कम टेम्परेचर है, और इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है। सो अब हम दूसरी लेयर्स की बात कर देते। कहते हैं कि आप कहाँ पर चले गए, मैं तो यहीं पर था। बस ये कंसेप्ट थे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर है सेकंड लेयर, और इसकी हाइट होती है मात्र 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक की हाइट होती है स्ट्रेटोस्फीयर की। ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही पाई जाती है ओजोन। ओजोन होती है 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 किलोमीटर पर ही ओजोन है। ओजोन क्या करेगी? ओजोन यूवी लेयर को प्रोटेक्ट करेगी। यूवी रेडिएशन जो सन से धरती पर आती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी ओजोन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पर एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये हमें पता है। हमें ग्राफ के अंदर मैंने सारी चीज़ समझा दी थी यार। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, जो मैंने देखो सिखाया ना, ये वाला ग्राफ जो कहाँ गया, ये वाला ग्राफ देखो। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में थोड़ा बढ़ेगा, और मीसोस्फीयर में और ज़्यादा कम होगा। सबसे ज़्यादा जो कूलेस्ट लेयर है वो मीसोस्फीयर ही है, और उसके बाद थर्मोस्फीयर में फिर बढ़ेगा, और एक्सोस्फीयर में तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और आकाश में जाकर के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। मैंने एक ही वीडियो में बता दिया ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो टेम्परेचर को लेकर के। ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। आपको यहाँ पर बने रहना है बस, और कुछ नहीं करना। दैट्स इट। सो अब बात करते हैं
स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की तरह एक ओजोन है, ओजोन से रिलेटेड अब कुछ बातें कर लेते। ओजोन, ओजोन डे कब बनाएगी बताओ, कमेंट करके बताओ। अभी ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, एग्जाम में पूछा जाता है। और ओजोन लेयर की थिकनेस मापने की इकाई क्या है? थिकनेस, ओजोन की थिकनेस। ओजोन लेयर की थिकनेस मापेंगे डोबसन यूनिट से। डोबसन से ओजोन लेयर की थिकनेस को मापा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, थर्ड लेयर की, जिसे बोलते हैं मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर जो है ये 85 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने? 85 किलोमीटर तक, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? मीसोस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा बताओ, टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होता था, मीसोस्फीयर में डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फीयर थी ओजोन्स के लिए प्रसिद्ध, जबकि मीसोस्फीयर के अंदर जो प्रसिद्ध है वह मीटरोइड बर्न होते हैं। यहाँ पर मीटरोइड बर्न कैसे होते हैं? यानी कि आकाश से जो उल्का पिंड आते हैं ना, वो मीसोस्फीयर के अंदर जा करके बिल्कुल जल करके राख हो जाते हैं और धरती पर नाम मात्र के ही गिरती हैं, कोई भी एस्ट्रॉइड वगैरह, मीटरोइड वगैरह। सो मीटरोइड बर्न करने का काम करेगा मीसोस्फीयर। मीसो से मीटरोइड, बस नाम सीधा याद रख लेना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर, जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। फोर्थ नंबर की लेयर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की जो हाइट है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब सोच रहे हो कि 80 है इधर 85, ऐसा कैसे? ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है और ऐसा, जैसे कि पहली वाली जो लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जैसे 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक वैरी करती है, पोल से लेकर के इक्वेटर तक। तो ऐसा ऐसा वेरिएशन यहाँ भी होता है, इसलिए हम इसको जर्नली 80-85 ले लेते हैं। तो आपने इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। तो बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर की। ट्रोपोस्फीयर से ज़्यादा हॉटेस्ट लेयर है, सबसे गर्म है। इसके बाद टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर होगा यहाँ पर इंक्रीज। और यहाँ पर पाए जाते हैं, मेन बात, थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर ही बोलते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं आयन्स, और यहाँ पर रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा? यदि रेडियो रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी वजह से सिग्नल्स आते हैं, रेडियो सिग्नल्स। क्योंकि मोबाइल नेटवर्क हमेशा फ़ोन से काम करेगा, लेकिन रेडियो वेव जो है, जैसे कोई सिग्नल है, जहाँ से सिग्नल भेजेंगे धरती से, वो इस लेयर के आयंस के अंदर जाएगा और जिस एंगल से भेजेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा और उसी तक, जहाँ वहीं तक सिग्नल पहुँच जाएगा जहाँ इसकी जरूरत है। तो इसे रेडियो वेव सिग्नल बोला जाता है। आपके रेडियो जो सुनते हैं, रेडियो समाचार, वो सभी भी थर्मोस्फीयर के कॉन्टैक्ट के कारण सुनते हैं। और कुछ सैटेलाइट्स जो फ़ोन होते हैं वो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऊपर आकाश में जो सैटेलाइट होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से आते हैं। लेकिन रेडियो सिग्नल के लिए कोई सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो लेयर्स है आकाश की, लेयर के अंदर बहुत सारे आयंस हैं, उन्हीं आयंस का यूज करके बिना सैटेलाइट के हम सिग्नल को एक जगह से रिक्वायर्ड जगह तक पहुँच सकते हैं विदाउट एनी सैटेलाइट, ठीक है। और सैटेलाइट भी थर्मोस्फीयर के अंदर हम सैटेलाइट भी भेजते हैं, बात भी ध्यान रखनी है आपने, यहीं पर भेजे जाते हैं थर्मोस्फीयर के अंदर। सो उसके बाद बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन प्लस में हीलियम, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ठीक है। बस इतना ही है। अब एक चीज़ और रहती है, क्योंकि हम छुटाएंगे नहीं कुछ भी। जो 5 लेयर धरती है, इसकी 5 लेयर है, 1 2 3 4 5। सबसे जो ट्रोपोस्फियर है,
ये क्या है, ये लेयर ट्रोपोस्फियर है, ये सारी लेयर यहाँ से ट्रोपोस्फियर है। तो ट्रोपोस्फियर और सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसे बोलेंगे ट्रोपोफेज। और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसे बोलेंगे स्ट्रेटोफेज। और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर और ये मेसोस्फियर, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसे बोलेंगे मेसोफेज। ट्रोपो से ट्रोपोफेज, स्ट्रेटोफेज, मेसो से मेसोफेज। थर्मोफेज, थर्मोफेज बोलते हैं। ये चार भी आपको याद रखनी है, 1, 2, 3 और 4। ये मैंने वैसे लेयर का नाम लिखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे, सही है, ठीक है। मुझे लगता है आज काफ़ी कंटेंट हो गया, लेकिन फिर थोड़ा सा और बता देते हैं आपको वाटर्स के बारे में। क्लाउड और रेनफॉल कल को बता देंगे, नहीं तो कल ही बताएंगे यार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। हमने जो सीरीज़ लॉन्च की है ना, आपको थोड़ा सा चलो कर ही लेते हैं यार। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारा पर्पज़ क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या हम करना चाहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो आप। मैं कह रहा हूँ हमने सीरीज़ लॉन्च की है जियोग्राफी की, मैं आपको जियोग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी डायग्राम्स की, वहाँ पर हम डायग्राम्स भी देंगे, ताकि, क्योंकि पता है क्या, जियोग्राफी आसानी से समझी नहीं जाती जब तक आप उसको देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, इसलिए डायग्राम ज़रूरी है। और जो कंसेप्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। वो सारे कंसेप्ट, वो सारे प्रॉब्लम थ्योरम हम यहाँ पर ही लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लेफ्ट नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जो कराना आप उसके साथ के साथ कॉपी पर नोट्स बना सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। जियोग्राफी के बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस। ये 5 सेक्शन मैं करवाऊंगा खुद से, इन्वायरमेंट ही मैं करवा दूंगा। स्टैटिक्स जीके आप खुद कर लेना, क्योंकि स्टैटिक्स जीके के अंदर बहुत सारा कंटेंट करंट अफेयर का हो जाता है, वहाँ समझने लायक इतना चीज़ होती नहीं। दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, हमें आगे से आगे प्रमोट करना, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।